गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। कौन सी न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। आई होप वी आर गेटिंग एवरीथिंग क्लियर। ठीक है, चलो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब न्यूमेरिकल में क्या पूछा है देखो। क्या पूछा न्यूमेरिकल में हम लोग देख लेते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अब मेट्रो ट्रेन, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अ मेट्रो ट्रेन runs from station A to station B, station A to station B to C. It takes 4 minutes in traveling from station A to B, यानी A to B जाने के 4 मिनट लगता है। ट्रेन halts at B for 20 seconds. Then it starts from station B, reaches station C in next 3 minutes. At the start, at the start, at the start, the train accelerates for 10 seconds to reach the constant speed of 72 km per hour. The train moving at a constant speed is brought to rest in 10 seconds at the next station. Plot the velocity versus time graph. ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग सकता है आपको, लेकिन इसको आप आसानी से एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। देखो हमको सिर्फ ज़रूरी क्या है वो वाला मैं आपको पार्ट समझाता हूँ। देखो हमको ज़रूरी क्या है, देखो यहाँ से एक्चुअली हमको ज़रूरी, यहाँ से देखो वो क्या बोल रहा है कि एट द स्टार्ट द ट्रेन एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकंड टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। यही अपने को ज़रूरी है ना। इनिशियली ट्रेन एक्सेलरेट करता है फॉर 10 सेकंड टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। समझ लो, मैंने ऐसे यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिखाया। समझ लो ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, है ना। ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। सपोज दिस ग्राफ इज ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब देखो यहाँ पे 0 सेकंड से हम लोग क्या करते हैं कि एक 10 सेकंड तक समझ लो ट्रेन क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, करेक्ट, टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। पहली एक चीज ध्यान रखना कि 72 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में करना है। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना है, यानी 72 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 सेकंड, यानी ये मीटर पर सेकंड हो गया। इसको अगर थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 टाइम्स से कट जाएगा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर यानी 20 मीटर पर सेकंड ऐसे दिखा रहा है। तो 10 सेकंड में ट्रेन का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। 10 सेकंड में ट्रेन का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, बराबर। ये याद रखना। और 72 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ से ट्रेन का स्पीड कांस्टेंट हो जाने वाला है, यानी इससे आगे ट्रेन का स्पीड क्या हो जाने वाला है? कांस्टेंट हो जाने वाला है, करेक्ट है। ट्रेन का स्पीड इससे आगे क्या होने वाला है? कांस्टेंट हो जाने वाला है। ओके, लेकिन इनिशियली बोल रहा है कि ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है। इनिशियली बोल रहा है कि वो ट्रेन एक्सेलरेट करेगा ना, उसका स्पीड बढ़ती जाएगा। तो इसका मतलब आपको इनिशियल का ग्राफ जो होगा 0 से लेकर 10 सेकंड तक का आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, करेक्ट है, ऐसे मिलेगा 0 से लेकर 10 सेकंड तक। यानी इसको आप डिवाइड कर, यहाँ पे देख सकते हो, देखो इसको आप डिवाइड कर सकते हो 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड। इतने गैप से इसको आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे नोट डाउन करके रख सकते हो। ठीक है,
अब वो यहाँ पे आगे क्या लिखा है देखो, अ ट्रेन रन्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। ट्रेन यहाँ पे रन करेगा स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ, ठीक है। देखो स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ रन करेगा ट्रेन, तो स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने के लिए उसको 4 मिनट लगते हैं। स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने के लिए उसको क्या लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम में अपने को दे दिया है ना। तो ऐसे हम लोग पकड़ के चलेंगे। देखो और यहाँ पे आगे लिखा है कि द ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकंड। जो ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो 10 सेकंड में इसको रेस्ट में लाया जाएगा। रेस्ट में निगेटिव एक्सेलरेशन, रेस्ट में निगेटिव एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना। तो समझ लो अब ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, अब वो रेस्ट पर आ गई, और रेस्ट पर आने के लिए लास्ट में 10 सेकंड लगेंगे। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस होगा यहाँ पे लास्ट में ये 10 सेकंड का होगा, करेक्ट है। लेकिन ध्यान रखना टोटल ट्रेन को कितने मिनट्स लगे, 4 मिनट्स। कहाँ से लेके, जीरो से लेके इस पॉइंट पर आने के लिए। यानी समझ लो ये वाला यहाँ पे स्टेशन ए था और ये स्टेशन बी है। इस पॉइंट पर आने के लिए आपको टोटल 4 मिनट्स लग रहे। 4 मिनट्स का मतलब कितने आपके सेकंड हो गए, 240 सेकंड हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे 240 सेकंड टोटल मिल गए। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कितने सेकंड होंगे, 230 सेकंड होंगे ना। और ये इनिशियल अपना 10 सेकंड का डिफरेंस है, जहाँ पे ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड अचीव करेगी। यहाँ पे इनिशियल 10 सेकंड में ट्रेन कांस्टेंट स्पीड अचीव करेगी 72 किलोमीटर पर आवर से। कुछ देर कांस्टेंट ट्रैवल स्पीड से कांस्टेंट ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट पर आ जाएगा, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, करेक्ट है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बस स्टेशन ए से बी के लिए। अब वो बोलता है कि स्टेशन बी पर आने के बाद ट्रेन हॉल्ट करता है फॉर 20 सेकंड। यानी 240 से लेके 260 सेकंड तक ये ट्रेन क्या करेगा, हॉल्ट करेगा, करेक्ट। उसके बाद फिर से क्या करेगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी देन रीचेस स्टेशन सी इन नेक्स्ट 3 मिनट्स। है ना। यानी बी से स्टार्ट करेगा तो सी पर पहुंचने के लिए 3 मिनट लगेंगे। लेकिन यहाँ पे भी वैसे होगा कि वो 10 सेकंड लगाएगा एक कांस्टेंट स्पीड को आने में। कांस्टेंट स्पीड पर आ गया, फिर उसके बाद वो लास्ट के 10 सेकंड में फिर से वो स्टेशन सी पर पहुंच जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे 10 सेकंड डाल दो एक्सेट करने के लिए उसको, तो ये 270 सेकंड हो गया। और टोटल बी से सी जाने के लिए 3 मिनट्स लगते हैं उसको। 3 मिनट यानी 180 सेकंड हो गए। 180 यानी 3 मिनट यानी 180 सेकंड हो गए। 180 यानी टोटल आपको स्टार्ट किया तो 260 से, तो 260 और 180 कितना हो गया, 440 हो गया। करके देखो 440 यानी टोटल पॉइंट सी पर आने के लिए उसको 440 सेकंड लगे। यानी उससे पहले वो 10 मिनट में यानी 430 सेकंड में क्या करेगा, वो रेस्ट में आने की कोशिश करेगा फिर से, है ना। ये ग्राफ हो गया। तो प्लॉट करने के लिए बोल रहा था ग्राफ, तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी सी, यानी हर एक स्टेशन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है ना आपको। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग, एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन ना। समझ लो स्टेशन ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकाल दो, तो आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन ए एंड बी मिलेगा स्टेशन, है ना। तो फर्स्ट वाला ये ग्राफ हो गया। उसके बाद एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एरिया अंडर सेकंड ग्राफ, ये निकालेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल हमको मिलेगा बाय द ट्रेन बिटवीन बी टू सी, बिटवीन बी टू सी, ठीक है। तो पहला वाला एरिया जो होगा वो क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, टोटल
डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, वो हम लोग आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। वो क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए बी एंड सी, यानी टोटल डिस्टेंस ये पूछ रहा है ना कवर्ड बाय द ट्रेन। तो देखो ये जो पहला वाला जो डायग्राम है वो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम किससे बनाए, दो राइट एंगल ट्रायंगल से बनाए और एक स्क्वायर से बनाए। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होंगे, तो उनका एरिया तो सिमिलर होगा ना। कौन सा, देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल जो है उनका एरिया तो सिमिलर होगा ना। देखो यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा और यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, इन दोनों का एरिया सेम ही होगा। यहाँ पे भी देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है और यहाँ पे भी देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, इन दोनों का एरिया सेम ही होगा। तो टोटल 4 ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है, टोटल ऐसे 4 क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड व्हेनेवर ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जाने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने, ये निकालेंगे हम लोग, बराबर। अब देखो यहाँ पे, अब देखो दो ट्रायंगल है राइट एंगल, तो उसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो। और ट्रायंगल का एरिया कैसे होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ। अब बेस कितना है, 10 सेकंड का है और हाइट कितना है, 20 मीटर पर सेकंड का। ये तो अपना एरिया ट्रायंगल का हो गया, प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का ये लेंथ कितना होगा अपना, 230 माइनस 10 कितना होगा, 220 हो गया, और लेंथ आपका 20 हो गया। इसको सॉल्व करो तो लगभग आपको मिलेगा 4600 मीटर मिलेगा, यानी 4.6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रैवल किया। उसी तरह से बी टू सी अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका मतलब 2 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितने है अपने बच्चों, अपने पास 10 सेकंड का बेस है, कितना है 10 सेकंड का दोनों के लिए, और हाइट कितना है 20 का, प्लस रेक्टेंगल का। अब ये जो 20 का डिस्टेंस है 430 माइनस 270, 430 माइनस 270 यानी 160 हो गया। ये डिफरेंस 160 का हो गया ना, ये वाला ये डिफरेंस 160 का हो गया। तो 160 इंटू हाइट 20 का हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा अपने को मिल जाएगा 3400 मिलेगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने बी से लेकर सी तक, 3.4 किलोमीटर का। कितना, 3.4 किलोमीटर का। बस यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप अच्छे से रीड करोगे तो यू कैन रीड इट प्रॉपरली। ठीक है, so you can read the question properly. Everything is clear now. और एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जब वो बोलता है ना ट्रेन एक्सीड करेगा फॉर फर्स्ट 10 सेकंड, यहाँ पे जो बोलता है ना ट्रेन एक्सीड करता है फॉर फर्स्ट 10 सेकंड, इसका मतलब ये होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि देखो इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करो, एक्सीलरेट का मतलब वेलोसिटी बढ़ते जाना, इंक्रीज होते जाना। अब वेलोसिटी लीनियरली भी इंक्रीज हो सकता है और नॉन लीनियरली भी हो सकता है। अगर ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन,
अगर हमने ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किया तो वेलोसिटी यहाँ पे भी बढ़ रही है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और ऐसे भी ड्रॉ किया तो वेलोसिटी यहाँ पे भी बढ़ रही है लेकिन विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो जनरल सेंस में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही ले लेते हैं जब वेलोसिटी बढ़ते रहता है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। अगर नॉन लीनियर ग्राफ ड्रॉ किया ना तो एरिया अंडर ग्राफ निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो हम लोग अज्यूम नहीं करते। अगर कुछ भी बोला नहीं है, अगर इस सिर्फ बोला है कि एक्सीलरेट कर रहा है यानी वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, तो वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकालेंगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी को आएगा, वो तो आपको मालूम है, वो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ आना चाहिए, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द एरोप्लेन हैज अ रन ऑफ 500 मीटर टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे, यानी एक रनवे है, उस रनवे से एरोप्लेन को टेक ऑफ करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, 500 मीटर का। तो रनवे से प्लेन को टेक ऑफ करना है तो इट हैज़ टू कवर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 500 मीटर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हमेशा याद रखना जब भी लिखा जाता है कि एरोप्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, 0 मीटर पर सेकंड का। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर अ रनवे इन 30 सेकंड। रनवे को 30 सेकंड में कवर कर लेता है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट द टेक ऑफ, टेक ऑफ की वेलोसिटी एरोप्लेन का कितना होगा देखो। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो पहले क्या करो आप, डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया, u दे दिया, t दे दिया, उससे उसका एक्सेलरेशन निकालो। वो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s का वैल्यू डाल दो आप 500 मीटर, u का वैल्यू डाल दो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू 30 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो ये 500 इज इक्वल टू, ये 900 आएगा, 900 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 450 ए, तो ये कट गया। तो फाइव से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस प्लेन का आ गया। तो एक बार प्लेन का बच्चों एक्सेलरेशन मिल गया तो वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालोगे वेलोसिटी, अब प्लेन का जो वेलोसिटी होगा उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी वो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। u तो आपका 0 ही है और a का वैल्यू 10/9 इंटू टाइम तो 30 सेकंड का है, तो ये 3 3 ज़र 10, तो लगभग आपका जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे 30, करेक्ट है। तो ये 33.3 मीटर पर सेकंड का बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, 33.3 मीटर पर सेकंड ये प्लेन का वेलोसिटी आ जाएगा फाइनली। बस ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, आप अच्छे से इसको देख सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके नाउ चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ कार मूविंग along a straight road with a speed of 120 किलोमीटर पर आवर
यानी इनिशियल स्पीड आपको कार का दे दिया u इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको मीटर पर सेकंड करके ले लो। कैसे करोगे? 120 को 1000 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 3600 से, तो ये आ जाएगा 100/3। अभी हमने सॉल्व किया था ना, 33.3 मीटर पर सेकंड का मतलब भी होता है 120 किलोमीटर पर आवर का, बराबर। इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ ब्रेक्स, यानी इसका फाइनल वेलोसिटी अब बच्चों जीरो है। देखो इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो है। ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ ब्रेक्स, यानी इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो आ रहा है। द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स, यानी रुकने से पहले कार डिस्टेंस कितना कवर करता है? 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। कैलकुलेट, पहला कैलकुलेट क्या करना है? द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द कार, यानी एक्सेलरेशन निकालना है। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार, रिटार्डेशन यानी निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार, कार का निगेटिव एक्सेलरेशन आपको निकालना है, वो कितना होगा। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, जो डेटा दे उससे आपको कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाना है आप आराम से जान सकते हो, जो डेटा आपको प्रोवाइड किया है। तो जो डेटा हमको प्रोवाइड किया है उससे तो हमारा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन लगेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट है। तो v का तो वैल्यू जीरो है बच्चों, और u का तो वैल्यू 100/3 का स्क्वायर में होल, तो यहाँ से दिख रहा है एक्सेलरेशन निगेटिव होने वाला है, इंटू 100। तो you see that the value of the acceleration is equal to -50/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप आराम से इसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो दिस इज वेरी बेसिक फंडामेंटल। ओके, चलो ये तो एक्सेलरेशन मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालना है? टाइम टेकन बाय कार टू कम टू रेस्ट। टाइम टेकन बाय कार टू कम टू रेस्ट, तो रेस्ट पर आने के लिए कार को कितना टाइम लग रहा है? तो लॉजिक से बात है, तो इसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो v इज इक्वल यू प्लस 80 लगा देंगे, टाइम तो निकालना है, तो सारी चीज़ें नोन है अपने को। तो v इज इक्वल यू प्लस 80 लगा देंगे, तो v का तो वैल्यू जीरो ही है, u तो 100/3 होने वाला है, और एक्सेलरेशन तो आपका -50/9 आ गया, इंटू टाइम t निकालना है। तो बस इसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू -100/3, ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस होगा ना, बॉर्डर पार माइनस हो गया, तो ये -50/9 आ गया। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये टोटल 6 सेकंड में आ जाएगा। रेस्ट पर ये 6 सेकंड में आ जाएगा, कार रेस्ट में आ जाएगा 6 सेकंड में, बराबर। कार विल बी ब्रॉट टू रेस्ट इन 6 सेकंड, इन 6 सेकंड। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलो नाउ अब थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एनडीए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए। एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब देखो, उसने आपको क्या किया कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पार्टिकल्स आर गिवन बाय, एक 3 पार्टिकल है उनका आपको पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आपको दे दिया उसने, 3 पार्टिकल्स है उसका पोजीशन वेक्टर आपको उसने दे दिया। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या आपने को प्रोवाइड किया है। पोजीशन वेक्टर दे दिया x1 बार इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 5j कैप, ये मीटर में आ गया। पोजीशन वेक्टर क्या होता है मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था। सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, वो क्या होता है 5t i कैप प्लस 5t j कैप, ये मीटर में आ गया।
और थर्ड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, यहाँ पे लिखा है 5t i कैप प्लस 10t स्क्वायर j कैप। ये मीटर में आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। डिटरमाइन द वेलोसिटी एक्सेलरेशन फॉर ईच इन SI यूनिट्स। अब हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है ये अपने को निकालना है, यानी हर एक पार्टिकल का, हर एक पॉइंट का, यानी हर एक पार्टिकल का, है ना, हर एक पॉइंट यानी हर एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए बच्चों वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम, यानी पार्टिकल का जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम t उसको ही वेलोसिटी बोलते हैं ना। पार्टिकल के पोजीशन में चेंज आना, यानी डिफरेंशिएशन करना है ना, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मैंने डेरिवेटिव पार्ट पढ़ाया था ना आपको, डेरिवेटिव को कैसे रीड करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन। मैथ्स का एक पार्ट होता है डिफरेंशिएशन, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी भी क्या है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो अपने को अब डिफरेंशिएशन जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसका अब यूज होने वाला है इस पॉइंट पे। डिफरेंशिएशन चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसका अपने को यूज होने वाला है, करेक्ट। डिफरेंशिएशन हम लोग जो चैप्टर पढ़ा रहे उसका अपने को यूज होने वाला है। कैसे यूज होने वाला है देखो, देखो अब हर एक पार्टिकल के लिए हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पार्टिकल नंबर 1 के लिए हम लोग लिखेंगे केस नंबर 1, केस नंबर 1, करेक्ट है। और उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन निकालना है अपने को, एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो उसके लिए भी अपने को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन भी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, तो उसके लिए भी अपने को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसके लिए भी अपने को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, करेक्ट है। तो केस नंबर 1 निकालेंगे अब हम लोग, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे x1 पुट करेंगे। केस नंबर 1 फॉर पार्टिकल 1, केस नंबर 2 फॉर पार्टिकल 2 एंड केस नंबर 3 फॉर पार्टिकल 3, ऐसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पार्टिकल 1 का जो वेलोसिटी होगा v1 बार होगा, वो क्या होगा dx1 बार बाई dt, करेक्ट है। अब डेरिवेटिव निकालना है, यानी अपने को डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो x1 का वैल्यू बच्चों पुट करेंगे 5i कैप प्लस 5j कैप। अब इसको जो डिफरेंशिएशन करेंगे 5i कैप प्लस 5j कैप को विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे हमारा वेरिएबल t है। तो यहाँ पे बताओ ये जो एक्सप्रेशन है 5i कैप प्लस 5j कैप, यहाँ पे बीच में कहीं पे t आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ t हो गया ना, यानी t पर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कहीं एक्सप्रेशन में t है ही नहीं। तो ये कांस्टेंट बन गया, क्या बन गया, ये कांस्टेंट बन गया। तो मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। यानी पार्टिकल नंबर 1 का वेलोसिटी क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकंड पर आएगा। यानी ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, x1 का एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि जो x1 करके जो पहला पार्टिकल है उसका पोजीशन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, यानी पहला पार्टिकल रेस्ट पर है ना। इसका मतलब पहला पार्टिकल रेस्ट पर है, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर पार्टिकल रेस्ट पर है
तो जैसे से टाइम बढ़ेगा तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज ही नहीं होगा ना। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी पहले पार्टिकल का पोजीशन कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी पहले पार्टिकल क्या होगा, जीरो होगा, और वो तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो है और वेलोसिटी भी जीरो है। ठीक है, ये ध्यान रखना इसकी तरफ। तो इसका मतलब, इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट पर है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है। अब हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 2 के लिए। विल सी व्हाट इज केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 के लिए पार्टिकल का पोजीशन क्या दिया आपको, पोजीशन वेक्टर क्या दे दिया, 5t i कैप प्लस 5t j कैप। मीटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पार्टिकल का पोजीशन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी नाउ। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर आपने अलग अलग टाइम की वैल्यूज ले ली तो आपको अलग अलग एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पर नहीं है इसका मतलब। तो इसका मतलब पार्टिकल कुछ तो वेलोसिटी है, वो निकालने के लिए हम लोग फिर से यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का तरीका। वो क्या है कि सेकंड वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई। तो डेरिवेटिव निकालना है अपने को, तो डी बाई डी टी एक्स टू का वैल्यू पुट कर लो 5t i कैप। जो लोगों ने मेरा डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं पढ़ा था वो डिफरेंशिएशन का जाके पार्ट पढ़ लो। डिफरेंशिएशन का वेक्टर चैप्टर में मैंने लास्ट का वेक्टर पार्ट 8 उसमें बनाया। अब अपने को मालूम है कि डेरिवेटिव निकालते वक्त हम लोग ये डिफरेंशिएशन का पार्ट अलग अलग कर सकते हैं ना प्लस में। तो इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो और सिर्फ टी को रखो और 5 आई कैप को बाहर निकालो और डी बाई डी टी को अंदर लेके जाओ। तो डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस ये 5 जे कैप को बाहर निकालो, 5 जे कैप इंटू, यहाँ पे भी इंटू होगा डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे भी टी आ रहा है ना, बच रहा है ना टी, ठीक है टी बच गया। ठीक है बस। तो मैंने आपको एक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए थे, रिकॉल करो। मैंने आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, इसका आंसर 1 आता है। तो देखो फिर डी बाई डी टी ऑफ टी का आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो V2 बार का जो आंसर होगा ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। तो इसका मतलब 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो गया अपना। अब वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको सबको मालूम है, सो रिमेंबर दिस पार्ट। ठीक है, अब देखो, अब ये वेलोसिटी का तो एक्सप्रेशन मिल गया अपने को, बराबर। अब वेलोसिटी का असल में वैल्यू कितना है ये निकालने के लिए मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था ना। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड यानी ऊपर से बाहर हटाओ। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, अंडर रूट से आई की कोएफिशिएंट का स्क्वायर
यानी 5 का स्क्वायर प्लस जे की कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब असल में जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी 5√2 मीटर पर सेकंड। ये तो बेसिक से आना चाहिए आपको, स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करना ये आना चाहिए ना, इतना तो बेसिक मालूम होना चाहिए। दैट इज मैथमेटिक्स। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये बच्चों कितना हो गया, ये 25 और ये 25, 50 हो गया, √50। और √50 को आप कैसे लिखोगे, यानी इसको आप ऐसे लिखोगे ना 25 × 2 लिखोगे। तो 25 रूट कितना होता है 5 होता है, तो 5√2 आ गया इसका मतलब। बेसिक से इतना पार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो हो गया, तो वेलोसिटी मिल गई। लेकिन अब सेकंड पार्टिकल के लिए देखो क्या हो रहा है कि वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में कहीं टाइम नहीं आ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में कहीं टाइम नहीं आ रहा है। वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। और जो सेकंड पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया ये हम लोग निकाल सकते हैं ना, वो क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू जे की कोएफिशिएंट। देखो वेलोसिटी जो वेक्टर है सेकंड पार्टिकल का उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया ये भी हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे। वो एक्चुअली हम लोग ऐसे लिखते थे कि जे यानी वाई एक्सिस पर होता है और आई यानी एक्स एक्सिस पर होता है। तो जे का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना आएगा 5 डिवाइड बाय आई का कोएफिशिएंट, ये ऐसे निकालते हैं इसको 5/5 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर ने पॉजिटिव एक्सिस का कितना एंगल बनाया 45 डिग्री का एंगल बनाया फिर, क्योंकि tan 45 1 होता है। ये तो सारा मैंने पार्ट वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था। और दूसरी चीज़ वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टाइम वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब सेकंड पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या है इसका मतलब क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी है। और कांस्टेंट वेलोसिटी के पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो सेकंड पार्टिकल का जो आप एक्सेलरेशन आ रहा है वो 0 आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही बन रही है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट बन रही है तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन 0 होगा। करेक्ट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 हो गया पार्टिकल का। चलो अब पार्टिकल नंबर 3 के लिए हम लोग अब सॉल्व करने वाले। पार्टिकल नंबर 3 का पोजीशन वेक्टर देखो का एक्सप्रेशन क्या है 5t i कैप 10t² j कैप 5t i कैप 10t² j कैप 5t i कैप 10t² j कैप, ये ध्यान रखना आप लोग। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर सॉल्विंग केस नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग फॉर सॉल्विंग केस नंबर 3। केस नंबर 3 के लिए x3 का वैल्यू क्या है 5t i कैप प्लस 10t² j कैप। अब पोजीशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम, इसका मतलब इतने टाइम पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो वेलोसिटी आएगा। तो v3 बार इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x3 बार, डिफरेंशिएशन ऑफ x3 बार विथ रिस्पेक्ट टाइम t। तो x3 बार का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे 5t i कैप प्लस 10t² j कैप। इस डी बाई डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लो और कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो। 5i कैप यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे 10 j कैप कांस्टेंट है। तो 5i कैप इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी होगा प्लस 10 j कैप इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको मालूम है, मैंने आपको पढ़ाया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर एक्स होगा तो उसका आंसर 1 आता है,
यानी x का पावर 1 होगा तो उसका आंसर यहाँ पे 1 आता है। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ाया था, इसका एक फार्मूला था, वो ये था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 था, बराबर। तो ये भी वैसी तरीके से काम करता है, 2 को आगे लेके आ जाओ और x से पावर कम कर लो, 2 माइनस 1, यानी ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2x आ जाएगा। बस अब यहाँ पे आप फॉर्मूले को पुट कर लो तो यहाँ पे क्या आएगा, 5i कैप इंटू 5i इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस 10j कैप इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर यानी ये क्या आएगा 2x यानी 2t आ जाएगा। बस अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया अपने को। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया, करेक्ट है। ठीक है, ओके। अब आप देखो इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में टाइम टी बच रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम टी, यानी टाइम जैसे ही चेंज होगा वेलोसिटी भी चेंज होगा। इसका मतलब दिस इज नॉट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा आप यहाँ पे, वेरिएबल वेलोसिटी, करेक्ट है। और इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो निकालना बहुत आसान है। वो क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट आई की कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट क्या है 5 है, उसका स्क्वायर कर लिया, जे की कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो जे की कोएफिशिएंट का स्क्वायर बच्चों कितना है, ये 10 और 2t हो गया, यानी 20t का स्क्वायर हो जाएगा, जे की कोएफिशिएंट का स्क्वायर। बस ये हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो वेरिएबल वेलोसिटी है। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन a3 बार। अब एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, यानी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वेलोसिटी का, बराबर। अब देखो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे, इसका अब डिफरेंशिएशन करने वाले हम लोग, तो डी बाई डी टी ऑफ क्या क्या लिखा है 5i कैप, ये तो यहाँ का पार्ट है, प्लस 20t j कैप, यानी ये वाला एक्सप्रेशन। अब देखो अब यहाँ पे तो t नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया 5i कैप, क्योंकि t नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना, तो इसका मतलब 5i कैप ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट हो गया ना, t ही नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा अपने को, डी बाई डी टी ऑफ 5i कैप, डी बाई डी टी ऑफ 5i कैप प्लस करेंगे, अब 20t तो 20j कैप कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी लिखो, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मैंने बोला था आपको, क्योंकि 0 आ गया, प्लस 20j कैप। अब dt बाई dt कितना होता है 1 होता है, यह अभी तो मैंने पढ़ाया था आपको। तो हमारा जो बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 20j कैप, 20j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द यूनिट्स। तो इसका मतलब जो थर्ड पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 20 आ गया और उसका डायरेक्शन जे कैप है, यानी अलोंग वो एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस। तो थर्ड पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा। इसका मतलब थर्ड पार्टिकल इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ दिस मच। बस इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वी अंडरस्टूड, बराबर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो अंडरस्टूड। सो दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने जितने पार्ट बताया अच्छे से देख लो उसको। दिस पार्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई एम गोइंग टू टीच यू, दैट कंसेप्ट इज ऑफ
रिलेटिव वेलोसिटी। इसके बाद वी आर गोइंग फॉर अ कंसेप्ट दैट इज नोन एज अ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है ना। देखो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो क्या बोलता है कि वो कंसेप्ट क्या, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ velocity cannot be determined. Absolute value of velocity cannot be determined. Never be determined. Cannot be का मतलब हम लोग बोलते हैं never be determined. Never be determined. Never be determined. आप वेलोसिटी का एक एब्सोल्यूट यानी फिक्स्ड वैल्यू, कभी भी आप वेलोसिटी का कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आप नहीं बता सकते। गेटिंग माय पॉइंट। आप कभी भी वेलोसिटी का एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं बता सकते, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते आप वेलोसिटी का कभी भी। ठीक है, यू नेवर फाइंड आउट द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। बराबर। कैसे, समझ लो हम लोग अभी अर्थ पर है। ये कोई अर्थ, थोड़ा अच्छे से अर्थ को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सपोज वी आर ऑन द अर्थ, थोड़ा अर्थ का सर्कल एक बड़ा बना देता हूँ। वी आर ऑन द अर्थ, करेक्ट। तो कहीं तो यहाँ पे ठीक है, कहीं तो यहाँ पे एक ऐसा बोर्ड है, तो अर्थ पर ये बोर्ड है, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे छड़ी लेके पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग ऐसे बैठे हो, सब लोग देख रहे हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो सब लोग कि व्हाट आई एम टीचिंग। एक ऐसे कतार में बैठ के मैं आपको सबको पढ़ा रहा हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, बराबर। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि वेलोसिटी का एक फिक्स्ड वैल्यू कभी आप निकाल नहीं सकते। वेलोसिटी का एक फिक्स्ड वैल्यू कभी आप निकाल नहीं सकते। ऐसे मैंने क्यों बोला, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऐसे मैंने क्यों बोला कि आई विल टेल यू। देखो आई विल टेल यू, है ना। कि अर्थ को एक एक्सिस होता है और खुद एक्सिस के अराउंड वो अपने रोटेशन करता है वेस्ट टू ईस्ट, है ना। अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, अपने खुद के एक्सिस के अराउंड, है ना। ये भी आपको बेसिक से मालूम होना चाहिए, है ना। अब देखो आप लोग जो यहाँ पे बैठे हो, आप लोग को दिखेगा यहाँ पे बैठ के, आप लोग को दिखेगा कि ये जो बोर्ड है, ये जो ऐसा बोर्ड है, कुछ लिखा है मैंने इस बोर्ड पर, ये जो बोर्ड है ये मोशनलेस है, यानी आपको लगेगा कि इस बोर्ड का वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। आपको लगेगा यानी आपको दिख रहा है कि इस बोर्ड का वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, करेक्ट है। तो इस बोर्ड का आपको वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड लिखेगा, ठीक है। नाउ अब आप काम करो, थोड़ा सा उठ के आप स्पेस पे चले जाओ, उठ के आप स्पेस में चले जाओ। आपको मैं सबको स्पेस में भेज रहा हूँ बच्चों, आपको मैं सबको स्पेस में भेज रहा हूँ। सो ओके, आई विल चेंज द कलर। तो मैं आपको सबको स्पेस में भेज रहा हूँ, भेज दे स्पेस में। नाउ अब स्पेस में आप जाके बैठे हो,
अब आप स्पेस में गए हो, ये मैंने आपके सर दिखा है, सिर, स्पेस में जाके बैठे आप लोग। आप पहले जब अर्थ से देख रहे थे तब आपको बोर्ड का वेलोसिटी क्लासरूम में 0 मीटर पर सेकंड दिख रहा था। अब आप कहाँ पे गए हो, स्पेस में गए हो, है ना। और स्पेस से इस बोर्ड की तरफ आप देख रहे हो, स्पेस से अब आप बोर्ड की तरफ देख रहे हो जो अर्थ पर रुका है। अब स्पेस से यू आर लुकिंग एट द बोर्ड, अब स्पेस से इस बोर्ड की तरफ आप देख रहे हो, करेक्ट है। अब क्या होगा देखो, जब आप स्पेस से इस बोर्ड की तरफ देखोगे तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि अर्थ इज रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट कंटिन्यूसली, तो ये बोर्ड भी क्या करेगा, अर्थ के साथ रोटेट करेगा ना। तब आप स्पेस से देखोगे तो आपको दिखेगा कि बोर्ड का वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ अलग वेलोसिटी दिखा रहा है वो स्पेस से, स्पेस से आपको वेलोसिटी अलग दिखा रहा है। यानी इसका मतलब क्या होता है, अगर आप अर्थ से देखोगे तो आपको बोर्ड का वेलोसिटी 0 दिख रहा है, स्पेस से देखोगे तो आपको बोर्ड का वेलोसिटी कुछ तो दिख रहा है जो इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब अलग अलग जगह से देखेंगे तो वेलोसिटी अपने को अलग अलग दिख रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी को ऐसा कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, वेलोसिटी एक रिलेटिव चीज होती है। यानी अगर आपने अलग अलग जगह से देखोगे तो आपको वेलोसिटी अलग अलग दिखती है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज रिलेटिव, वेलोसिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। तो हो गया प्रूफ। जब मैं अर्थ से देख रहा था बोर्ड की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ बोर्ड मेरे को क्लासरूम में 0 मीटर पर सेकंड दिख रहा था। लेकिन वही मैं अगर स्पेस में चला गया, और स्पेस से ये अर्थ वाला बोर्ड देखूंगा तो मुझको उसको कुछ तो वेलोसिटी महसूस होगा, जो तब मुझको स्पेस से दिखेगा कि ये बोर्ड भी अर्थ के साथ रोटेट कर रहा है, उसका वेलोसिटी 0 नहीं है। इसका मतलब अलग अलग जगह से मुझको वेलोसिटी अलग अलग दिखती है। सो वेलोसिटी का कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड आउट, वी ओनली फाइंड आउट द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी इज रिलेटिव क्वांटिटी, इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी। आर गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। समझ रहे हो बात? करेक्ट है। So this is the basic fundamental behind this expression. अब मैं आपको बाद में रिलेटिव वेलोसिटी के बहुत सारे डेरिवेशंस पढ़ाने वाला हूँ, तो वो उस डेरिवेशन से किसी भी चीज़ का रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालना है वी कैन इजीली फाइंड आउट, है ना। सो दिस इज आवर टुडेस पार्ट। थैंक यू सो मच।